हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको भूमिका के बारे में और वैद्युत आवेश के बारे में बता दिया है। आइए देखते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है आपका चालक तथा विद्युत रोधी के बारे में। तो आप ध्यान से समझें, चालक और विद्युत रोधी होते क्या हैं। उससे जानने से पहले आप देखें, जैसे हाथ में पकड़ी धातु की छड़ ऊन से रगड़े जाने पर आवेशित होने का कोई संकेत नहीं दर्शाती है। ध्यान से समझें इस शब्द को। अगर आप धातु की छड़ है, आपके पास धातु की छड़ है, लेकिन आपने उसको हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको ऊन से रगड़ रहे हैं। धातु की छड़ है और हाथ से पकड़कर उसको ऊन से रगड़ रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि वह आवेशित हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। वह आवेशित होने का कोई संकेत नहीं दर्शाएगी। अगर धातु की छड़ को आप हाथ से पकड़ के ऊन से रगड़ेंगे तो वह आवेशित होने का कोई संकेत नहीं दर्शाएगी, ठीक है। परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा हो, ठीक है, धातु की छड़ पर क्या लगा हो? लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा हो। धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा हो और उस धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि धातु की छड़ पर क्या लगा हो? लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगा हो, ठीक है। उस धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया हो, जो मेटल है उसको स्पर्श नहीं किया गया हो, उस कंडीशन में वह मेटल जो है, धातु जो है, आवेशित होने का संकेत दे देती है। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि वह धातु जो है आवेशित होने का संकेत दे देगी। आपको पता चलेगा कि इसके पास चार्ज है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप धातु के छड़ को हाथ से पकड़े रहेंगे तो आवेशित होने का कोई संकेत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा हो तो आप लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ेंगे, लेकिन धातु को टच नहीं करना है, धातु को स्पर्श नहीं करना है। तो उस कंडीशन में वह जो है आवेशित होने का संकेत दे देती है, ठीक है। उस कंडीशन में वह आवेशित होने का संकेत दे देगी। मान लीजिए हम किसी तांबे के तार के एक सिरे को उदासीन सरकंडे की गोली से जोड़ देते हैं, ठीक है। हम जो है एक तांबे का तार लिए हैं और उसके एक सिरे को उदासीन सरकंडे की गोली से जोड़ देते हैं। जो आप सरकंडे की गोली लिए हैं वह गोली कैसा है? उदासीन है, ठीक है। सरकंडे की गोली जो आपने यूज किया है वह गोली कैसा है? उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तार किसका आपने लिया है? धातु का तार लिया है, तांबे का तार लिया है। तांबे के तार के एक सिरे को उदासीन सरकंडे की गोली से जोड़ दें। दूसरे सिरे को ऋणावेशित प्लास्टिक छड़ से जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे सिरे को किससे जोड़ रहे हैं? ऋण आवेशित प्लास्टिक के छड़ से जोड़ देते हैं। तो हम पाते हैं कि सरकंडे की गोली ऋणावेशित हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि तांबे के तार के एक सिरे को उदासीन सरकंडे की गोली से जोड़ रहे हैं। सरकंडे की गोली सबसे प्रथम क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। दूसरे सिरे को ऋणावेशित प्लास्टिक की छड़ से जोड़ देते हैं। तांबे का जो आपका तार है उसके एक सिरे पर क्या लगा दिए? सरकंडे की गोली, और तांबे के छड़ तार के दूसरे सिरे पर क्या किए? प्लास्टिक से छड़ को जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे प्लास्टिक के छड़ जो है उस पर ऋणावेश है, तो इससे सरकंडे की गोली पर भी ऋणावेश आ जाता है। लेकिन शुरू में सरकंडे की गोली पर कोई आवेश नहीं था। सरकंडे की गोली पर कोई आवेश नहीं था। सरकंडे की गोली स्टार्ट में क्या था? उदासीन था, ठीक है। तो प्रारंभ में सरकंडे की गोली जो थी वह उदासीन थी, लेकिन जब हम तांबे के तार को एक सिरे पर सरकंडे की गोली और दूसरे सिरे को ऋणावेशित प्लास्टिक छड़ से जोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि सरकंडे की गोली क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। यदि इसी प्रयोग को नायलॉन के धागे
अथवा रबर के छल्ले के साथ दोहराएं तो प्लास्टिक की छड़ से सरकंडे की गोली में कोई आवेश ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यही जो प्रयोग आप कर रहे हैं, अगर यही प्रयोग जो है आप नायलॉन के धागे अथवा रबर के छल्ले के साथ दोहराएंगे तो प्लास्टिक की छड़ से सरकंडे की गोली में कोई आवेश हस्तांतरित नहीं होगा। तांबे का तार नहीं लेना है, तांबे के तार नहीं लेना है, तांबे के तार की जगह आपको क्या लेना है, आपको नायलॉन का धागा लेना है, रबर का छल्ला लेना है। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में जो है सरकंडे की गोली पर कोई आवेश ट्रांसफर नहीं होगा। छड़ से गोली में आवेश के स्थानांतरित न होने का क्या कारण है? ठीक है, छड़ से सरकंडे की गोली में आवेश का स्थानांतरित न होने का क्या कारण है? ठीक है, आखिर जो है आवेश ट्रांसफर हो रहा था, कब हो रहा था? जब आपने सरकंडे की गोली को तांबे के तार से लगाया था और उसको प्लास्टिक के सर से जोड़ा तो आपने देखा कि जो उदासीन सरकंडे की गोली थी वह ऋणावेशित हो गई। लेकिन यदि हम तांबे के तार की जगह पे नायलॉन का धागा लें, रबर छल्ला लें और प्लास्टिक के छड़ से सरकंडे की गोली टच करें तो इससे कोई आवेश ट्रांसफर नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि तांबे के छड़ से आवेश ट्रांसफर होकर सरकंडे की गोली के पास पहुंच रहे हैं और नायलॉन के धागे या रबर के छल्ले से आवेश ट्रांसफर होकर सरकंडे की गोली के पास नहीं पहुंच रहे हैं। और दोनों को आवेश किससे दिया जा रहा है? दोनों को आवेश प्लास्टिक के छड़ से दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? छड़ से गोली में आवेश के स्थानांतरित होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत प्रवाहित होने देते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जो ही आप लगाते हैं उनमें से करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो कुछ पदार्थ जो हैं अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ तो आसानी से अपने में से होकर तुरंत ही अपने से होकर विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा रबर था, नायलॉन था, उनसे जो है आवेश प्रवाहित नहीं हो पा रहे थे, प्लास्टिक के छड़ के द्वारा जो आवेश दिया जा रहा था। लेकिन तांबे के तार से प्लास्टिक के छड़ के द्वारा दिया गया आवेश ट्रांसफर होकर सरकंडे की गोली के पास पहुंचा था। तो आपने देखा कि कुछ पदार्थ जो है तुरंत ही अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जो पदार्थ आसानी से अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ जो है अपने से आसानी से विद्युत प्रवाहित होने देंगे उनको क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक है, तो जो पदार्थ अपने से होके आसानी से विद्युत प्रवाहित होने देते हैं ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। उनमें ऐसे विद्युत आवेश होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें वैद्युत आवेश होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं, अन्य की तुलना में स्वतंत्र होते हैं। जो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक हैं। ठीक है, धातुएं जो हैं वो चालक हैं, जंतु शरीर भी चालक है और पृथ्वी मानव सब क्या होते हैं? चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इनसे आसानी से होकर आवेश प्रवाहित होती है। जबकि कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसी अधिकांश अधातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने
वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं। ठीक है, अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर क्या करती हैं? उच्च प्रतिरोध लगाती हैं। ये अपने से होकर आवेश को प्रवाहित होने नहीं देती हैं। इन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। तो कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसी अधिकांश अधातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाती हैं, और इन पदार्थों को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो अधिकांश पदार्थ जो होती हैं वह इन्हीं दो वर्गों में आते हैं। अधिकांश पदार्थ जो हैं वह इन्हीं दो वर्गों में आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि या तो वह विद्युत रोधी होंगी या तो वह चालक होंगी। तो अधिकांश पदार्थ जो है ऊपर वर्णित इन्हीं दो वर्गों में आते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इन दो वर्गों में नहीं आते हैं। जैसे देखें यहाँ पे तीसरा जो आप श्रेणी देख रहे हैं, एक तीसरी श्रेणी है जिसे अर्धचालक कहा जाता है। तीसरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, जो न तो चालक होती है और न तो अचालक होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इस अवरोध का परिमाण चालक तथा विद्युत रोधी के मध्यवर्ती होता है। न तो वह चालक होता है न तो विद्युत रोधी होता है कंप्लीट रूप से, यह इन दोनों के बीच में होता है। यह एक तीसरा श्रेणी है जिसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अधिकांश जो पदार्थ हैं वह या तो चालक होती हैं या तो अचालक होती हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इन दोनों के बीच में होते हैं, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है, ठीक है, जब कुछ आवेश जो है किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। ठीक है, तो जब कुछ आवेश जो है किसी चालक को दिया जाएगा तो वह आवेश तुरंत ही क्या होगा? उसके समस्त पृष्ठ पर फैल जाएगा। जैसे हम जो है एक गोला लेते हैं, ठीक है, एक चालक लेते हैं जो चालक कैसा है? गोलाकार है। एक गोलाकार हमने चालक लिया और इस पर हमने आवेश दिया, प्लस आवेश दिया, तो यह प्लस आवेश जो है इसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इसके सतह पर यह आवेश जो है एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है, पूरे पृष्ठ पर वह आवेश फैल जाता है। ठीक है, तो जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दें तो वह वहीं पर रहता है। ठीक है, तो अगर किसी विद्युत रोधी पदार्थ को आवेश दिया जाएगा तो जहां पे दिया जाएगा वहीं पर आवेश रहेगा, वह उसके पृष्ठ पर नहीं फैलेगा। अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि चालक को दिया गया आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है जबकि विद्युत रोधी को दिया गया आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर नहीं फैलता है? ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर जो है आप अगले अध्याय में जानेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पदार्थों का यह गुण हमें बताता है, ठीक है, चालक, अचालक, अर्धचालक के बारे में आपने जाना। पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने, ठीक है, आपका बाल अगर सूखा हुआ है और उस पर आप कंघी कर रहे हैं तो आप कंघी करने के बाद, कंघी प्लास्टिक की है, कंघी करने के बाद
आप कंघी को बालों के समीप लाएंगे तो आप देखेंगे कि बाल जो होगा उस कंघी के संपर्क में जाएगा, बाल आपके खड़े होने लगेंगे, अर्थात वे आवेशित हो जाएंगे। पदार्थों का यह गुण कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, परंतु धातु की वस्तुएं जैसे कि चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सूखे बालों पर कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्या होगी, आवेशित हो जाती है, वह बालों को आकर्षित करने लगती है। लेकिन अगर धातु की कोई वस्तु हो जैसे कि चम्मच हो, वो आवेशित क्यों नहीं होती है, इसका क्या रीजन है। तो आप जान रहे हैं कि जो धातु की वस्तु होती है उसको जब आप हाथ से पकड़ेंगे तो वह आवेश जो है धातु के चम्मच से होता हुआ आपके शरीर में इंटर होकर पृथ्वी में चला जाएगा और वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। लेकिन जब प्लास्टिक की कंघी होगी तो वह जो है अचालक है, आपके शरीर में आवेश ट्रांसफर नहीं होगा और वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है ना। तो आपने देखा कि धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। चम्मच क्या थी, धातु थी। ठीक है, तो जब वहां पे आवेश उसमें आया तो वह आवेश जो है कहां चला गया, आपके शरीर से होकर धरती में हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि धातु तथा हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। ऐसा इसलिए होता है कि धातु और हमारा शरीर जो है वह विद्युत का क्या है, अच्छा चालक होता है। इसीलिए जो है चम्मच से होता हुआ आवेश जो है हमारे शरीर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है और उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, जबकि प्लास्टिक की कंघी या नायलॉन की कंघी का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक अर्थात हमारा शरीर में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब आप किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, जैसे आपने देखा जो धातु की चम्मच थी वो आवेशित हुई थी और उसको आपने पकड़ा। ठीक है, अर्थात आवेशित वस्तु जो है अब आपका पैर पृथ्वी के संपर्क में भी है। उस कंडीशन में क्या होगा, आवेशित वस्तु जो है पृथ्वी के संपर्क में आएगी और वह कैसे आएगी, वह जो है हमारे शरीर से, ठीक है, एक विद्युत धारा के रूप में, ठीक है, बहुत सिंपल करंट, ठीक है, माइन्यूट करंट होगा, कम मात्रा में क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चली जाएगी, जमीन में चली जाएगी। ठीक है, आवेशों के भूमि के साथ बंटन की इस प्रक्रिया को भूस्पर्शन कहते हैं। आवेश का इस तरह से जमीन में चला जाना, आवेशों का इस प्रक्रिया द्वारा भूमि के साथ बंटन, आवेशों के भूमि के साथ बंटन की इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं, भूसंपर्कित करना कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। आवेशों का जो है इस तरह से जमीन में चला जाना भूसंकरण कहा जाता है, भूसंपर्कित करना अर्थिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आवेश जो है हमारी शरीर से होता हुआ एक सूक्ष्म धारा के रूप में जो भूमि में चला गया, इस प्रक्रिया को अर्थिंग या भूसंपर्कित करना कहते हैं। इससे हमारे शरीर पर उस धारा का प्रभाव नहीं दिखाई दिया। अर्थिंग अर्थात भूसंपर्कण विद्युत परिपथों या अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था है। भूसंकरण जो है, अर्थिंग प्रोसेस जो है, वह विद्युत परिपथों को, इलेक्ट्रिक सर्किटों को, अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था है, उनको जलने से बचाने के लिए एक व्यवस्था है। अर्थिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, अर्थिंग कैसे किया जाता है। अर्थिंग क्या है,
भू संपर्कण जो है वह विद्युत परिपथों और उनके जो भी डिवाइस हैं, अनुप्रयुक्तियां हैं, उनको जलने से बचाने के लिए अर्थात सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था होती है। भू समकर्ण जो है यह धातु की एक मोटी प्लेट को, अर्थिंग कैसे की जाएगी, तो इसके लिए धातु की एक मोटी प्लेट चाहिए। धातु की एक मोटी प्लेट को भूमि में गहराई तक गाड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, धातु की एक मोटी प्लेट को भूमि में गहराई तक गाड़ते हैं तथा इस प्लेट से मोटे तारों को निकालकर भवनों में इन तारों का उपयोग मुख्य आपूर्ति के निकट अर्थिंग के लिए किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अर्थिंग प्रोसेस में एक धातु की मोटी प्लेट होगी जिसको जमीन में गहराई में गाड़ते हैं, जमीन में गहराई में गाड़ते हैं और उस प्लेट से मोटा तार निकलता है और इस तार को जो है आपका जो सप्लाई आ रहा है, मुख्य लाइन है, उसमें इसको भी जोड़ देते हैं। निकाल कर भवन में इन तारों का उपयोग मुख्य आपूर्ति के निकट भू समकर्ण के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति के लिए 3 तार उपयोग किए जाते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, विद्युत की सप्लाई होती है, उसमें कितने तार का उपयोग होता है, 3 तार का उपयोग होता है। एक उसमें विद्युतमय तार होता है, एक उदासीन तार होता है और एक भू संपर्क तार होता है। ठीक है, एक रेड कलर का आप देखते हैं, एक ब्लैक कलर का देखते हैं और एक ग्रीन कलर का देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रूप से जो विद्युतमय तार होता है, ठीक है, जो रेड कलर का होता है, जो ब्लैक होता है उदासीन तार है और जो ग्रीन कलर का होता है वह भू संपर्क तार है, अर्थिंग तार। ठीक है, इनमें से जो 2 तार हैं, ठीक है, भू विद्युतमय तार और उदासीन तार, इनमें से पहले 2 तार विद्युत धारा को शक्ति स्टेशन से युक्तियों द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से 2 तार जो हैं, आपको जहां से आप बिजली लेते हैं खंभे पर से, आपके सर्किट में आती है बिजली, वहां से यह 2 तार आते हैं। इनमें से पहले 2 तार विद्युत धारा को पावर हाउस शक्ति स्टेशन से युक्तियों तक ले जाते हैं और तीसरा तार भूमि में गड़ी धातु की प्लेट से जुड़ा जाता है। तीसरा तार आपका कहां से आता है, जहां पर आप अर्थिंग किए हैं उससे निकला हुआ तार तीसरा तार होता है। ठीक है, विद्युत अनुप्रयुक्तियों जैसे कि विद्युत इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन के धातु के आवरण भू संपर्क तार से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके विद्युत डिवाइस हैं, विद्युत से चलने वाले अनुप्रयुक्तियां हैं, जैसे कि प्रेस हुआ आपका, विद्युत इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, इनके जो धातु के आवरण होते हैं, जो कवर होते हैं इनके, जिनसे आप हाथ से टच करते हैं, वे अर्थिंग तार से जुड़े होते हैं, वे भू संपर्कित तार से जुड़े होते हैं। ठीक है, किसी भी कारण परिपथ में कोई त्रुटि होने पर अथवा विद्युतमय तार का धातु के आवरण से स्पर्श होने पर आवेश भूमि में प्रवाहित हो जाता है। किसी कंडीशन में यदि कहीं पर फॉल्ट हो जाए, विद्युतमय फॉल्ट हो जाए, या फिर जो विद्युतमय तार है वह अगर सरफेस को टच कर जाए, तो उस कंडीशन में आवेश कहां चले जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे। इन अनुप्रयुक्तियों से कोई हानि नहीं होती है और मनुष्य को कोई क्षति भी नहीं होती है। ठीक है, तो अर्थिंग प्रोसेस से मनुष्य भी बचा रहेगा बिजली के झटके लगने से और इन प्रयुक्तियों से कोई हानि भी नहीं है। ठीक है, अर्थिंग कराने से कोई हानि भी नहीं है, तो इन अनुप्रयुक्तियों से कोई हानि नहीं होती है तथा मनुष्य को कोई क्षति भी नहीं होती है। यदि भू संपर्क तार न हो तो क्षति पहुंचना, दुर्घटना होना अपरिहार्य हो जाएगा। अगर अर्थिंग तार न लगा हो तो दुर्घटना जो है, क्षति जो है वह होगा। क्यों होगा? क्योंकि मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक होता है।
मानव शरीर क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए अर्थिंग न होने पर यह जो है दुर्घटना हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका तीसरी हेडिंग जिसके बारे में आपने पढ़ा कि चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चौथे हेडिंग की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।